और आप देखा खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल। और आज देवभूमि के दंगल में बात होगी धामी की जीत, चंपावत सीट। साल 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने वापसी की। हालांकि चुनाव में पार्टी की अगुवाई करने वाले धामी को खटीमा से हार का सामना। वहीं उतरे मोदी धामी की सरकार के नारे पर विधानसभा चुनाव लड़ने वाली पार्टी ने धामी को ही मुख्यमंत्री बनाया और सीएम धामी के 6 महीनों के अंदर सदन का है, जिसके लिए उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय होने के आज मुख्यमंत्री धामी की सीट को लेकर बना सस्पेंस आखिरकार शुरू। अपनी निष्कर्ष करने वाले चंपावत से जीतने वाले गहते थी आज लड़ने की तैयारियों में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस या रावत या हरीश रावत जैसे बड़े दिग्गजों के बाहर आ गए। लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर को लेकर आज विस्तार से बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले एक नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर डालिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत से चुनाव लड़ेंगे, इस बात के कयास पहले से लगाए जा रहे थे। लेकिन अब विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है। गौरतलब है कि सीएम धामी विधानसभा चुनाव में अपनी पारंपरिक सीट खटीमा से चुनाव हार गए थे और नियम के मुताबिक सरकार में पदासीन किसी भी शख्स को 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, जिसके लिए गहतोड़ी ने अपनी विधानसभा सदस्यता छोड़ दी है और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे 2 बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गहतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता। ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं। हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। विधायक चंपावत कैलाश गहतोड़ी जी ने विधानसभा से त्यागपत्र दिया है और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। चंपावत सीट मुख्यमंत्री पुष्कर के लिए सटीक इसलिए मानी गई है क्योंकि ये धामी की परंपरागत सीट खटीमा से सटी हुई है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 14 विधानसभा सीटों में सिर्फ चंपावत सीट ऐसी है जिसमें पहाड़ के अलावा 15% हिस्सा मैदानी भी है और 65 किलोमीटर नेपाल सीमा से लगी चंपावत सीट के मैदानी क्षेत्र में पहाड़ से 1286 वोट अधिक होने से इस सीट पर जातिगत समीकरण से ज्यादा क्षेत्रवाद की हवा बहती है। बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूँ। देखिए, खटीमा के लोगों ने ये साफ कर दिया है कि मैंडेट पुष्कर सिंह धामी जी के साथ नहीं है और कहीं ऐसा ना हो कि चंपावत से भी उनका वही हश्र हो। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत से लड़ेगी। घर घर में हमारा कार्यकर्ता जाएगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराएगा। और मात्र 1 महीने में जिस तरह से यहाँ पर सरकार की कार्य प्रणाली रही है, किस तरह से युवाओं को बेरोजगार कर दिया गया, किस तरह से डॉक्टर निधि उनियाल के साथ एक आईएएस के दबदबे के चलते अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है और किस तरह से यहाँ वनाग्नि से पूरा प्रदेश जल रहा है, ये सारी बातों को लेकर, बिजली कटौती, पानी की किल्लत को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे कि
आपने एक ऐसी निरंकुश सरकार यहाँ बैठा दी है जिसका मुखिया एक हारा हुआ विधायक है। चंपावत सीट पर एक नजर। विधानसभा चुनाव 2002 में कांग्रेस के हेमेश खरकवाल बने थे विधायक। साल 2007 में भाजपा के बीना महाराणा ने मारी थी बाजी। साल 2012 में एक बार फिर से कांग्रेस के हेमेश खरकवाल बने थे विधायक। साल 2017 में भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने चंपावत सीट पर लहराया था परचम। साल 2022 के चुनाव में भी अपनी सीट पर डटे रहे कैलाश चंद्र गहतोड़ी। इस सीट पर 96,016 मतदाता हैं। 50,057 पुरुष और 45,959 महिला मतदाता हैं। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान से नाराज चल रहे धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश करने वाले धारचूला विधायक हरीश धामी के रास्ते भी बंद हो गए हैं। तो वहीं चंपावत विधायक के इस्तीफे के बाद भाजपा मुख्यमंत्री धामी को चुनाव लड़ाने की तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं कांग्रेस फिलहाल असमंजसता की स्थिति में है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर कोई भी हलचल नहीं देखी जा रही है, जबकि कांग्रेस पर सीएम धामी के अब अपोजिट कोई दमदार प्रत्याशी उतारने का दबाव होगा। ऐसे में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत पर भी दांव खेल सकती है। इसी के साथ ही कांग्रेस के पास पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल, पूर्व राज्यसभा सांसद महेंद्र सिंह माहरा और वरिष्ठ नेता विमला सजवान जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस स्थानीय चेहरे पर उपचुनाव लड़ती है या बड़े दिग्गज को लेकर इस सीट पर बाजी लगाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। तो गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद आखिरकार अब सस्पेंस खत्म हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी की सीट से चुनावी मैदान में इस बार नजर आएंगे। खटीमा से एकदम सटी हुई सीट है चंपावत और यहीं से इस बार उत्तराखंड में उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी मैदान में है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब लगातार ये कोशिश कर रही है कि इस मुकाबले को बेहद कड़ा बनाया जाए और हरक सिंह रावत या फिर हरीश रावत को इस बार चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा दांव कांग्रेस पार्टी खेल सकती है। और पुष्कर सिंह धामी के लिए भी इस बार चुनौती किसी से कम नहीं है, क्योंकि लगातार इस बार उनका जीतना यहां से बेहद जरूरी हो जाता है। और सवाल यही है कि क्या किसी दिग्गज को चुनाव में उतारेगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से नई रणनीति के साथ अब पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए उत्तराखंड में उतर चुकी है, वो काफी कुछ नया कह रहा है। गहतोड़ी की पेशकश है, धामी की इच्छा पर हाईकमान की मोहर लग चुकी है। गहतोड़ी ने आज सुबह ही विधानसभा के अध्यक्ष रितु खंडूरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है। ये सीट बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सुरक्षित सीटों में से एक है और पुष्कर सिंह धामी को यहां से जीत मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसी के चलते चंपावत सीट को चुना गया है। और अगर कैलाश गहतोड़ी की भी बात करें तो ये पहले वो विधायक थे जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी इस सीट को खाली करने के लिए सबसे पहले पेशकश की थी। और आज इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ में गिरधर शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। गिरधर जी, आप बताइए क्या लगता है इस बार का जो मुकाबला है किस तरह का देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उपचुनाव में अब तक सस्पेंस बरकरार था कि पुष्कर सिंह धामी आखिर किस सीट से होंगे, लेकिन आज कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे के बाद सब कुछ साफ हो गया है। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं आप? बिल्कुल गरिमा जी, मुकाबला तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ना के बराबर है, क्योंकि मैं एज ए पत्रकार जो देख रहा हूं अब चुनाव एमएलए का नहीं मुख्यमंत्री का चुनाव है। और अब चूंकि सीधे मुख्यमंत्री को चुना जाना है तो इसलिए जनता जो है अगर जनता विकास को देखना चाहती है अपने क्षेत्र में और ये चाहती है कि विकास, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की बनी हुई है, अब उसमें कांग्रेस का जिताकर अपने को विकास से थोड़ा पीछे कर देना और एक मुख्यमंत्री को जिताकर उस क्षेत्र में विकास की लहर पैदा कर देना, ये जनता बहुत भली भांति जानती है। तो मैं सोचता हूं कि अगर जनता थोड़ी भी होशियार होगी तो वो विधायक चुनने के बजाय मुख्यमंत्री चुनेगी। दूसरा, जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस किसको उतारती है, हरीश रावत को उतारती है, हरक रावत को उतारती है या किसी लोकल प्रत्याशी को उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि कोई भी बड़ा पदाधिकारी जो उनका बड़े नाम है वो अब रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। वैसे ही कांग्रेस में उठापटक बहुत चल रही है,
उसके बाद फिर हार जाना दोबारा, हरीश रावत पहले भी हार चुके हैं, दोबारा हारना, हरीश सिंह रावत की बहू हार चुकी है, फिर हरीश सिंह रावत का हार जाना। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरी सोच कहती है पत्रकारिता के हिसाब से, या कहूं तो उत्तराखंड के हिसाब से मेरे को जो सोच कहती है, वो लोकल प्रत्याशी पे ही दांव खेलेगी। हाँ, सपोर्ट में सभी, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष हो, बड़े ने हरीश रावत हो, हरीश सिंह रावत हो, सब लोग आएंगे और अच्छी फाइट देने का प्रयास करेंगे। यानी गिरधर प्रयास साहब करना भी चाहिए, क्योंकि हाँ, यानी गिरधर साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रयास करेंगे, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि ये सभी बड़े जो लोग हैं ये चुनाव में कहीं ना कहीं हार का सामना कर चुके हैं, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी जान चुकी है कि हार ही मिलने वाली, इसके चलते भले ही बातें बड़ी बड़ी हो रही हो, लेकिन ज्यादा बड़े नाम को उतारने में भी और ज्यादा बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर बड़ा नाम कोई सामने टक्कर में होता है और उससे हार मिलती है तो और ज्यादा हालात बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, आपका बिल्कुल कथन सही है कि ये अगर बड़ा नाम उतारेंगे, हार तो चूंकि भाई अगर कोई भी आम आदमी होगा तो वो मुख्यमंत्री चुनेगा, इसमें मतलब मैं क्या, कोई भी जनता का कोई भी अगर आम आदमी होगा, विकास ही चाहेगा सब आदमी। तो जब मुख्यमंत्री चुनना है तो फिर कांग्रेस के कोई पदाधिकारी खुद रिस्क नहीं लेंगे। अगर कोई हाईकमान ही उनका आदेश कर दे कि नहीं आपको ही लड़ना है तो अलग बात है, लेकिन अगर हाईकमान आदेश नहीं करता, यहीं से ही चुनाव अगर यहीं से अगर नाम, तो मुझे लगता है किसी लोकल प्रत्याशी जो पहले लड़े, या तो जो भी पहले विधायक लड़ना चाहे, या कोई और नया नाम जो कि उत्साहित होकर, क्योंकि देखिए नाम तो हो ही जाएगा उसका, अगर वो इस बार हार भी जाता है तो अगला प्रत्याशी के रूप में अगले चुनाव में उसको अच्छी दावेदारी के रूप में पेश कर सकेगा अपने को। तो इसलिए कोई ना लड़ेंगे तो है ही, लड़ना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष अगर नहीं लड़ेगा, वॉकओवर कोई नहीं देता आज के जमाने में। बिल्कुल बिल्कुल, वॉकओवर तो कोई देगा नहीं। बिल्कुल, तो इसलिए चुनाव तो होना है, लेकिन जनता ने मुख्यमंत्री चुनना है। बिल्कुल, लेकिन गिरधर साहब आपको क्या लगता है, क्योंकि खटीमा से सटी हुई सीट ही चंपावत है और चंपावत में भी बहुत सारी अहम चीजें हैं, बहुत सी और भी सीट्स थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफर सीट्स हो सकती थी या है, फिर चंपावत को ही आखिर क्यों चुना गया, क्या कुछ इसकी वजह हो सकती है? देखिए, 2 सीट पे इन्होंने लगभग मन बनाया था। एक कैंट विधानसभा, जो कैंट विधानसभा है वो भी बहुत सुरक्षित सीट बीजेपी की मानी जाती है। वहां से हरबंस कपूर विगत वर्षों से, मतलब कई बार विधायक रह चुके हैं, और वो उनकी पत्नी, उनके जाने के बाद उनकी पत्नी अब इस बार सविता कपूर विधायक हैं। वो कैंट से भी लड़ सकते थे, लेकिन अगर आपको याद हो कि जैसा आपने अपने अभी शुरू में कहा था कि गहलोत जी जो है शुरू से ही वो कह चुके थे कि भाई मैं सीट छोड़ने को तैयार हूं, तो वो चूंकि शुरू से सीट छोड़ने को तैयार थे तो उनकी बात को भी रखना था। और सबसे बड़ी बात, जो जहां से पहले चुनाव लड़े थे मुख्यमंत्री, चंपा, वहां से खटीमा से, उससे लगती हुई सीट है जैसे आपने बताया, तो काफी उनका नाम वहां पर पहले से है, क्योंकि आसपास का इलाका है, बिल्कुल मिला जुला इलाका है। उसमें क्या होता है कि सब एक दूसरे को जानते हैं, तो इनकी कार्यशैली, इनकी विनम्रता, इनका काम करने का ढंग वो जानते हैं। लेकिन गिरधर साहब, यहाँ पर सवाल तो ये भी उठता है ना, चंपावत दूर नहीं खटीमा से। गिरधर साहब, यही तो सबसे बड़ी बात है कि खटीमा से इतने पास है। खटीमा में जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी हारे, भले ही वो बेहद सौम्य है, उनकी कार्यशैली जो है वो एक अलग तरह से है, मतलब ज्यादा पुष्कर सिंह धामी के अगर व्यक्तिगत तौर पर उनके व्यक्तित्व की बात करें तो बेहद शानदार व्यक्तित्व उनका नजर आता है, फिर भी खटीमा से उनको हार मिलना, मतलब ये बहुत कुछ कह गया था, मुश्किलें बढ़ा गया था भारतीय जनता पार्टी की। और चंपावत इतनी सटी हुई सीट, असर तो खटीमा का यहाँ पर होगा ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि जरा सा भी यहां पर चूक हो जाए। मैं बता रहा हूं, खटीमा और चंपावत में एक फर्क है जी। खटीमा से जब वो लड़े थे, वहां पर जातिगत कुछ ऐसे समीकरण हैं जिसमें उन्हें हारना पड़ा, क्योंकि वैसे 2 बार जीते हैं पहले मुख्यमंत्री, वहां पुष्कर सिंह धामी 2 बार जीत चुके हैं वैसे पहले वहां से, लेकिन कम मार्जिन से जीते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन से कभी नहीं जीते, क्योंकि वहां जातिगत समीकरण कुछ ऐसे हैं कि वो उनको बड़ा फाइट करना पड़ता है वहां। लेकिन जो ये सीट है, ये भाजपा की बड़ी परंपरागत सीट है, इसमें 2 बार गहलोत जी जीत चुके हैं, तो और इस बार मुख्य चुनाव चूंकि एमएलए का नहीं मुख्यमंत्री का है, तो इस बार तो रिकॉर्ड मतों से मुझे लगता है कि वो जीतेंगे, बिल्कुल रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। ठीक है, लेकिन क्या लगता है आपको, किस तरह की आज जो है वो तैयारी जो है इस बार प्रचार प्रसार उसी तरह से होगा जैसे हमने आम चुनावों में देखा था विधानसभा के, या फिर मुख्यमंत्री का चुनाव है तो ज्यादा इस बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल गिरधर साहब, इसका जवाब हम आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुकना, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।
खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात, चंद्रा प्रीमियर लीग का होगा आयोजन। कानपुर में आयोजित हो रही है प्रदेश स्तरीय अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता। 20 और 21 अप्रैल को टूर्नामेंट का होना है ट्रायल। टूर्नामेंट में सह प्रायोजक है के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं कि धामी की जीत, चंपावत सीट, और आज इसी पर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में कई और मेहमान भी अभी जुड़े हैं। उनसे आपका सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं नवीन ठाकुर जी, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं राजेंद्र चौधरी जी, आम आदमी पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता है नवीन प्रशाली जी, और वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं पीसी थपलियाल जी, और गिरधर शर्मा जी पहले से ही जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। गिरधर जी से मैं शुरुआत कर चुकी हूँ। गिरधर जी, आपसे मैंने सवाल किया था, उसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले बाकी के मेहमानों को जोड़ लेती हूँ। नवीन ठाकुर जी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नवीन जी, क्या तैयारी है इस बार? ऐसा ना हो कहीं खटीमा से जो हाल हुआ था चंपावत पे भी वैसा ही कुछ हो जाए। तैयारी क्या है इस बार? पूरी तैयारी है। हाँ। और चंपावत की देवतुल्य जनता हाँ माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को दुगने मतों से जो जिताकर भेजेगी। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जैसे गिरधर शर्मा जी ने भी कहा कि अब चंपावत के लोग विधायक नहीं चुन रहे हैं, वो मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस विधानसभा से मुख्यमंत्री होता है तो वहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता के, एक नागरिक का अलग महत्व होता है। अच्छा, प्रचार प्रसार में इस बार नवीन जी कुछ नया करेंगे क्या? क्योंकि खटीमा और चंपावत दूर नहीं है, बहुत पास में है। जो पहले कहा था वही कहेंगे मुख्यमंत्री जी, या फिर कुछ नया इस बार बताएंगे? नहीं, देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे, किस प्रकार का प्रचार प्रसार होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। 24 तारीख को हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन उत्तराखंड आ रहे हैं। 23-24 2 दिन का उनका दौरा है और उसमें हमारी बैठकें प्रस्तावित हैं, संगठन के साथ भी, सरकार के साथ भी। तो उपचुनाव भी उसमें एक जो है प्रमुख मुद्दा रहेगा, उसको लेकर भी जो है संगठन के साथ चर्चा होगी, दिशा निर्देश मिलेंगे, और जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व आदेश करेगा उस नीति और रूपरेखा हम चंपावत के लिए बनाएंगे। और जमीनी स्तर पर जो हमारे वहाँ कार्यकर्ता हैं, जिनके दम पर पहले हमें जीत मिली, उन्हीं के दम पर हम पुनः चंपावत को जीत कराएंगे। ठीक है, देखते हैं खैर क्या कुछ नतीजे सामने आते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ में राजेंद्र चौधरी जी हैं। राजेंद्र जी, आप बताइए कांग्रेस पार्टी इस बार किस तरह की तैयारी कर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि किस व्यक्ति को इस बार उतारने वाली है, क्योंकि आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक साख की बात है। आप नई रणनीति के साथ उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं। करण मारा ने प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो संभाल ली है, तो क्या किस प्रत्याशी को उतारकर मुकाबले को और कड़ा बनाएगी कांग्रेस पार्टी इस बार? क्या अब तक विचार हो पाया इस पर? गरिमा जी, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अभी पिछले चुनाव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब चुनाव लड़ा और वो हारे, उस समय वो सिटिंग मुख्यमंत्री, और हमारे जो प्रत्याशी थे भुवन कापड़ी जी, उन्होंने हमें जी को अच्छी खासी वोटों से जब नहीं चंपावत में, इसका सवाल है। तो ऐसा नहीं है कि ये सीट जो है हम नहीं जीत सकते। हमने 2 बार जीती है, 2002 में हमने जीती है और 2012 में जीती। लेकिन इस बार की क्या तैयारी? सवाल तो यही है ना राजेंद्र साहब। मैं बताता हूँ। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जनता के लिए वहां लेकर क्या जा रहे? क्या मुख्यमंत्री जाके कहेंगे कि हमारे राज्य में पिछले 50-60 रुपए सीमेंट पे बढ़ गए? क्या मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि मेरे राज्य में पिछले 1 महीने में 3000 रुपए क्विंटल सरिया बढ़ गया? क्या मुख्यमंत्री कहेंगे कि 1 महीने में जब से वो सत्ता संभाली है 10 रुपए डीजल पे और 12 रुपए पेट्रोल पे बढ़ गए, 10 रुपए करीब, 11 के करीब? तो मुद्दे क्या है? ऐसा कौन सा विशेष वो पैकेज जो है जनता के लिए लेके जा रहे हैं? ऐसा कौन सा एक काम है जो 1 महीने में उन्होंने किया है? मैं मानता हूँ लोकतंत्र में चुनाव हुआ व्यक्ति ही सरकार चला सकता है। दुर्भाग्य रहा कि धामी जी हार गए और अब दोबारा जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर इस बार भी ये चुनाव आए, क्योंकि इनके लिए तो नया क्षेत्र है। राजेंद्र जी, सवाल मैं भाजपा से कर लूंगी, आप भी अभी सवाल ही कर रहे हैं, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी कर रही है। देखिए, आपने जो बातें कही, ये बातें मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इससे फर्क भी अब क्या पड़ना है, क्योंकि सत्ता में तो वैसे भी प्रदेश में वो आ चुके हैं, लाख महंगाई बढ़ रही हो, लेकिन मैंडेट जनता ने किसको दिया? भारतीय जनता पार्टी को। अब आपको ये सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी क्या तैयारी, आप इस पर जवाब दीजिए मुझे। नहीं, हम स्थानीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना हमारी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। ठीक है। और अगर हाईकमान ने किसी बड़े चेहरे को या बड़े व्यक्ति को
ये जिम्मेदारी दी कि वो वहाँ चुनाव लड़े, तो निश्चित तौर पे वो चुनाव लड़ेगा भी। और मैं आपके माध्यम से आज कहना चाह रहा हूँ कि धामी जी की राह बहुत मुश्किल है। हालांकि वो अच्छे आदमी हैं और जनता ने जब जनादेश भाजपा को दिया है तो मुख्यमंत्री भी भाजपा का ही बनेगा, लेकिन वो भरी रहा है। ठीक है, ठीक है। थपलियाल साहब हमारे साथ में वरिष्ठ यूकेडी के नेता जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि धामी की जीत और चंपावत सीट को लेकर बरसात में कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब, आप बताइए, इस बार चंपावत सीट चुनी है भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री को चुनाव में उतारने के लिए उपचुनाव होने हैं। क्या लगता है किस तरह की तस्वीरें सामने आने वाली हैं? थपलियाल साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? थपलियाल साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ में नवीन प्रशाली जी, आम आदमी पार्टी की ओर से। नवीन जी, आप बताइए, इस बार उपचुनाव में चंपावत सीट को चुना है आम आदमी पार्टी, क्या कुछ किस तरह की तस्वीर लगता है कि आने वाली है? देखिए, जहां तक अभी जब धामी जी को जब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने बताया था और वो अपनी सीट से चुनाव हार गए थे, तो अब फिर भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए और उसके बाद उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर पिछली बार चुनाव में कुछ बड़े नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगा था, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई थी, तो इससे अलग अलग सीटों पर उन्होंने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की और जनता का रिएक्शन, कार्यकर्ताओं का रिएक्शन जानने की कोशिश की। तो उनको फाइनली ये लगा कि खटीमा से मिलती हुई सीट चंपावत बेहतर हो सकती है धामी जी के लिए। और चंपावत सीट एक हिसाब से कॉर्नर है, वहां पर वो परिस्थितियां नहीं है जहां भीतरघात ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वहां का जो वातावरण है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुरूप वहां पर भीतरघात की चांसेस कम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उसको चुना। और बीच में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के नेताओं से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मिलना जुलना रहा इस बीच पिछले 1 महीने के अंदर, सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश रावत जी से मिले, वहां से हरीश धामी जी ने बोला कि हम सीट छोड़ते हैं। बहुत उठापटक वहां पर चली। महाराज जी और हरीश रावत जी जो बिल्कुल धुर विरोधी हैं उत्तराखंड की राजनीति के, वो एक जगह मिले। तो उस बीच मुझे कहीं कहीं लगता है कि कोई जो राजनीतिक सेटिंग होती है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो चुकी है, क्योंकि खटीमा सीट पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 5-5.5 हजार वोट का अंतर है। तो वहां पर टक्कर अलग भी हो सकती है। तो इसको देखते हुए सेटिंग पहले ही हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने दौरा करके पूरा माहौल जो है अपने पक्ष में करने की उसको कोशिश की है। इनके नेता और भी यहाँ पर आएंगे, तो देखते हैं कि क्या होगा। और जिस प्रकार से इस बार उत्तराखंड का इतिहास बदला है
पहली बार कोई पार्टी रिपीट हुई है, तो क्या पता इस बार यहाँ का इतिहास बदल जाए कि मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी यहाँ पर हार सकते हैं। तो चुनौती बड़ी आम आदमी पार्टी का। लेकिन प्रशाली जी, नवीन जी, आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है इस बार? हमारा रोल, अगर वहां चुनाव होता तो नवीन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। इन्होंने अपनी आवाज बंद कर ली। नवीन जी, आप अनम्यूट करें। जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हमारी आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हम अपना कैंडिडेट वहां पर उतार कर हम भी उस चुनाव को जीतने की कोशिश। यानी अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आम आदमी पार्टी इस बार उपचुनाव में रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। जी गरिमा जी, ठीक है, यानी अब तक आम आदमी पार्टी जो है वो स्पष्ट नहीं कर पाई है, लेकिन सस्पेंस जो है, आम आदमी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी वहां पर और संघर्ष करेगी। ठीक है, ठीक है, यानी आम आदमी पार्टी भी इस बार मुकाबले में उतरेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पर भी दमदार प्रत्याशी इस बार उतारने का दबाव है। अब स्थानीय प्रत्याशी उतारा जाता है या बड़ा नाम उतारा जाता है, क्या कुछ करेंगे इस पर वरिष्ठ कांग्रेस के नेता राजेंद्र चौधरी जी हैं, वही जवाब देंगे। राजेंद्र जी, आपने अभी भी इसके पहले जवाब में कहा कि हम स्थानीय प्रत्याशी उतारने पर जोर देंगे, लेकिन फिलहाल जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि चंपावत में लगभग जीतना तय माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बड़ी चुनौती है आपकी पार्टी के पास भी। कम से कम अगर जीत नहीं मिलती है, अगर मानकर ये भी चलते हैं, तो कड़ा मुकाबला तो देखने को मिलना ही चाहिए ना। तो क्या कैंडिडेट को उतारने के दौरान क्या कुछ चीजें ध्यान में रखी जाएंगी? नहीं, बिल्कुल शानदार मुकाबला होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने की सरकार की विफलताएं धामी जी को भारी नुकसान पहुंचाएंगी। और मेरा ऐसा मानना है कि धामी जी के लिए जीत का रास्ता बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, धामी जी भले आदमी लेकिन 1 महीने में कोई काम नहीं कर सकते। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन पर आरोप लगा कि आपने जो है युवाओं के लिए नौकरी नहीं दी। लगभग 7.5 लाख के करीब जो है वहां सरकारी नौकरियां खाली थी, खाली पद थे जो उन्होंने 5 साल में नहीं भरे। तो उन्होंने बैठ के 10-15 दिन बाद उसकी प्रक्रिया को शुरू कर दिया। लेकिन धामी जी ऐसा कुछ नहीं कर सके। 10 दिन लगे उन्हें अपना मंत्रिमंडल डिसाइड करने में। अरे भले ही टाइम लग रहा हो, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना, इससे तो कोई नहीं कह सकता। अभी देखिए 4 धाम की यात्रा की तैयारियां चल रही हैं और अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने कहा था कि हम आते ही करेंगे, उसको लेकर पहली कैबिनेट की बैठक में बातचीत करें। फिर ये कहना तो थोड़ा सा गलत है कि काम नहीं कर रहे हैं। गरिमा, हाँ, अगर इस देश की जनता ने बुलडोजर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदू मुसलमान, इन मुद्दों पर वोट करनी है तो फिर कोई बहस नहीं है। क्यों नहीं है बहस? क्योंकि ये जो गरीब जनता है जिसे ये नशा चटा दिया है, नशे की लत लग गई। नहीं देखिए, वोट तो राजेंद्र जी, विकास की बात करना फिर बेमानी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जनता को वोट किन मुद्दों पर करना चाहिए ये जनता तय करेगी, ये जनता ही तय करेगी। ये तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते ना। हम तो सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं कि पार्टी किसके हित के लिए काम कर रही है। आखिर मेरा कहना ये है हाँ, कि हरीश धामी वो किन मुद्दों के साथ जाए। वो मैं मुख्यमंत्री हूँ और मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, मुझे जिता दो। तो खटीमा की जनता ने क्यों नहीं जिताया उन्हें? जब वो खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय तो वो मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं। अगर वो दोबारा चुनाव हार गए, भगवान ना करे, मैं पॉजिटिव सोच की पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है, लेकिन हरीश धामी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। पुष्कर सिंह धामी, हाँ, पुष्कर सिंह धामी। तो अगर पुष्कर सिंह धामी हारते हैं तो वो राज्य के हित में भी नहीं है। लेकिन वो अपनी सीट पे क्यों हार गए, इसका उन्हें मंथन करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल पार्टी की ओर से देखिए, पार्टी में ये कहा गया कि भीतरघात हो गया उनके साथ, उसकी भी जांच हो रही है। तो इसका तो जवाब हम नवीन जी से ले लेंगे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं ना कि मुकाबला कड़ा हो, क्योंकि सेफर सीट पर मुकाबला कड़ा होगा। नवीन जी, मुकाबला कड़ा होगा कह रहे हैं। और एक ऐसा चुनाव, गरिमा, ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें मुख्यमंत्री जाएंगे चुनाव में और वो बिना किसी उपलब्धि, बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी
भरोसे के वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका सिर्फ उनका एक ग्राउंड है चुनाव लड़ने का, कि वहां वो जीत सकते हैं, वहां उन्हें भीतरघात नहीं होगा बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है, ये नवीन जी आप जवाब दीजिए। थपलियाल साहब जुड़ चुके हमारे पास, वापस से उनसे आपके बाद उनको जोड़ेंगे। जल्दी से आप जवाब दीजिए। राजेंद्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। हालांकि वो खुलकर ये नहीं कह रहे हैं कि इस बार हारेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल के साथ वो जरूर अपनी बातें कह पा रहे हैं कि बड़ी मुश्किल होगी इस बार जीतना। गरिमा जी, हाँ, शंकर जी के शब्द और उनके जो है शरीर साथ नहीं दे रहे हैं, साथ साथ जो है दोनों अलग अलग लग रहा है। जो बोल रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही है। कांग्रेस क्या कड़ा मुकाबला देगी? हरीश रावत जी पहले ही हथियार डाल चुके हैं। वो कह रहे नहीं मेरा लड़ना है कोई वहां पे उद्देश्य नहीं है, मैं तो उद्देश्य के लिए लड़ता हूँ, बिना उद्देश्य के कभी लड़ता ही नहीं। अरे हरीश रावत जी बॉडी लैंग्वेज वाला तो तुम्हारा मुख्यमंत्री हार छोड़ गया। चुके हैं। हेलो भैया सुन लीजिए वाला तो आपका मुख्यमंत्री हार गया। सुन लीजिए, आज आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही है। नहीं आप इतना मैं समझ सकता हूँ, अभी नई ताजी हार है। राजेंद्र जी ऐसे उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। आपको जो भी कहना है आप कह लीजिएगा, लेकिन ऐसे फिर समझ में नहीं आता कौन क्या कह रहा है। नवीन जी बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं का गरिमा जी आप देखते हैं हर डिबेट में ये हाल है। अरे राजेंद्र जी इतने वरिष्ठ हैं, आप थोड़ा सुनने का मादा रखिए ना। बॉडी लैंग्वेज इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? इतनी बौखलाहट क्यों हो रही है? मैं पूछ रहा हूँ। प्लीज राजेंद्र जी सुनते हैं ना उनको, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। मैं नहीं रोकूंगी आपको, आपके पास आऊंगी, फिर आपको जो कहना कहिएगा। नवीन जी जल्दी से। नहीं वो तो चैनल वाले तय कर रहे हैं कैसे बैठाते हैं कैसे नहीं। मैं भी कह रहा हूँ कैसे आदमी बैठा देते हैं। वो कह रहे हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री हैं, ऐसे आदमी बैठा देते हैं चैनल वाले भी, तो ये ठीक नहीं है। हरीश रावत व्यक्तिगत टिप्पणी पर अरे नहीं, देखिए हमारे सारे मेहमान अच्छे हैं और किसी पर इस तरह की कोई बात मत करिए। आप नवीन जी अपनी बात पूरी करिए। किसे छोड़ के रामनगर भागे, रामनगर छोड़ के लालकुआं भागे, वहां की जनता ने भी भगा दिया। तो इसलिए आप इस पे बहस न करें, जो मुद्दा चल रहा है उस पर सुने। मैंने कहा हरीश रावत जी तो हार मान चुके हैं, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया, तो मुकाबला चिंता क्यों कर रहे हैं? चुनाव से पहले भी कांग्रेस के प्रवक्ता इसी प्रकार की डींगे हाँक रहे थे, ना अब तो हमारी बारी है, अब तो ये होने वाला है। कांग्रेस जो है 45 पार जा रही है, 50 पार जा रही है। वो क्या, इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने वो समझ चुकी है कि कांग्रेस के नेतागण, कांग्रेस के प्रवक्तागण केवल और केवल झूठ की राजनीति करते हैं। विकास के नाम पर उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। आज जमाना बहुत आगे जा चुका है, युवाओं के हाथ में इंटरनेट है, वो समझते हैं किसने काम किया किसने नहीं किया। गूगल बाबा सब बता देते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया और पिछले 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। ठीक है, लेकिन नवीन जी यहाँ पर रोकना चाहूंगी। 70 सालों की बात ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 1 महीने की बात कर लेते हैं। 1 महीने का भी अभी राजेंद्र जी यही बात कर रहे थे, यही मेरा सवाल भी कि 1 महीने का जो कार्यकाल रहा है, कहीं इसका भी असर ना पड़े इस बार, क्योंकि आप मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उसके बाद जिस तरह से महंगाई की मार जनता ने झेली है ना, ये भी बड़ी चीज है। हो सकता है इस बार जनता अपने दिमाग में इस चीज को भी लाए। बिल्कुल गरिमा जी, महंगाई केवल जो है उत्तराखंड छोड़िए, जैसे अभी जो है राजेंद्र जी कह रहे थे कि राजस्थान में महंगाई नहीं बढ़ी। क्या छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में गिने चुनी 2 राज्यों में सरकारें हैं इनकी, वहां नहीं बढ़ी। गरिमा जी, इस देश में 10 राज्य जो टॉप 10 जहां तेलों के दाम है, उनमें से 8 गैर भाजपा शासित हैं और 2 जो टॉप के हैं महाराष्ट्र और राजस्थान, वहां कांग्रेस की सरकारें हैं। जब हमने जो है वैट में छूट दी, हमने टैक्स में छूट दी, तो इन लोगों ने छूट देने का मादा नहीं दिखाया, दम नहीं दिखाया इन्होंने। ये केवल और केवल जो है भाषणबाजी करते हैं, धरातल पर जनता के लिए कुछ नहीं करते। नहीं देखिए, इस मामले पर इस तेल को लेकर तो खैर आप डिबेट मत ही छेड़िए, नहीं तो कहीं और ये डिबेट चली जाएगी, क्योंकि जो हाल फिलहाल है उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलने लायक नहीं है। नवीन साहब नहीं, हम आज उस पर डिबेट करने नहीं बैठे ना, हम उस पर डिबेट करने नहीं बैठे। चंपावत सीट पर डिबेट हो रही है, महंगाई का मुद्दा तो यहाँ पर ना ही उठाए, हम महंगाई का मुद्दा ना उठाए ना, डिबेट पूरी की पूरी कहीं और चली जाएगी। उस पर हमने बहुत डिबेट्स की और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से 2 शब्द कायदे के नहीं निकल पाए, क्योंकि जवाब नहीं होता उनके पास। नहीं, हमारे पास जवाब है ना, सुनिए ना। क्या जवाब है? जनता परेशान है, आपके पास क्या जवाब है महंगाई के मुद्दे पर? जनता ने इसलिए चुन के दिया हमें, आपके कहने से जनता परेशान नहीं है। जनता ने 1 महीने पहले चुन के दिया हमें जनता, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि 1 महीने बाद क्या हाल हुआ। जनता ने 1 महीने पहले आपको चुनकर दिया। जनता, नवीन जी, जनता ने 1 महीने पहले आपको चुनकर दिया, लेकिन इसी 1 महीने में कितनी बार आपने तेल के दाम बढ़ाए, ये आपको पता है? इसी 1 महीने की बात कर रही हूँ, इसके पहले की बात नहीं कर रही। 147 दिनों तक दाम आपने नहीं बढ़ाई, क्योंकि चुनाव था, आपको सत्ता चाहिए थी, और अब आप कह रहे हैं कि जनता परेशान नहीं है। आप सुनेंगे क्या? नहीं, मैं सब सुनूंगी आपकी। हाँ तो सुनिए, फिर 2 मिनट में जवाब देता हूँ।
नवीन जी आपको पूरा सुनूंगी, आपकी पूरी बात सुनूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं क्योंकि बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को हम बताते हैं। तो बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, जहां पर 7 एडीजी स्तर के अफसरों के साथ में आपको बता दें कि 7 एडीजी अफसरों के साथ ही 1 डीआईजी और एसपी स्तर के अफसर का भी तबादला हुआ है। यूपी की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजय आनंद एडीजी प्रशिक्षण सुल्तानपुर बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। ज्योति नारायण एडीजी प्रशिक्षण जालौन बनाए गए हैं। तो बड़े तबादले यहाँ पर देखने को मिले। रवि जोसेफ एडीजी पीटीसी मुरादाबाद बनाए गए हैं और 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अशोक कुमार सिंह एडीजी यूपी 112 बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। अशोक कुमार सिंह को एडीजी यातायात फिलहाल के लिए बनाया गया है। तो राजधानी लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 9 आईपीएस अफसरों के तबादले। मनमोहन कुमार एडीजी अपराध नियुक्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। सतीश कुमार माथुर एडीजी रूल्स एवं मैनुअल की जिम्मेदारी और आईपीएस अजय आनंद एडीजी ट्रेनिंग बनाए गए। सतीश कुमार माथुर को एडीजी मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। केएस प्रताप कुमार एडीजी पीसी मुख्यालय लखनऊ बनाए गए हैं। पीएससी मुख्यालय लखनऊ बनाए गए और सतीश कुमार माथुर को एडीजी मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। लखनऊ से यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केएस प्रताप कुमार एडीजी पीएससी मुख्यालय लखनऊ की बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है और ये तबादले हुए। त्रिपाठी डीआईजी सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ। तो ये बड़े तबादले सामने आए हैं और विजय ढुल एसपी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। तो 9 आईपीएस अफसरों के तबादले की बात सामने आई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर 7 एडीजी स्तर के अफसरों के साथ ही आपको बता दें कि 7 एडीजी स्तर के अफसरों के साथ ही 1 डीआईजी और एसपी स्तर के अफसर का भी तबादला हुआ है। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। संदीप, यूपी में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले अब तक रुके हुए थे, लेकिन अब तबादलों की सूची सामने आ चुकी है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जो है 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें अगर बात करते हैं 7 एडीजी स्तर के अफसर के साथ में डीआईजी और एसपी स्तर के अफसरों का तबादला किया गया है। यानी कि 9 जो अफसर के तबादले हुए हैं, जिनमें 7 जो है वो एडीजी स्तर के अधिकारी हैं और 1 डीआईजी स्तर के हैं और एसपी स्तर के अधिकारी हैं, उनके तबादले किए गए हैं, जिसमें कानून व्यवस्था को और अच्छे से उत्तर प्रदेश में चलाई जा सके। यानी कि कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन अधिकारियों से वार्तालाप किए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत किए थे कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अच्छे से निकाला जा सके, जिससे कि आने वाले समय में प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज और जैसे बड़ी जो घटनाएं घटती हैं उन पे अंकुश लगाया जा सके। उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो आज जो है 9 अधिकारियों के जो ट्रांसफर हुए हैं, उनमें सबसे बड़ा जो नाम आते हैं वो है अशोक कुमार सिंह का आता है, जो एडीजी स्तर के हैं और उनको यातायात एवं सड़क सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार उनको दिया गया है। उसी के साथ में अगर बात करते हैं तो सतीश कुमार माथुर हैं, उनको एडीजी रूल्स का मैनुअल बनाया गया है। इसके साथ ही साथ में के.एन. प्रताप सिंह हैं, जिनको एडीजी पीएससी मुख्यालय लखनऊ अटैच किया गया है। सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को डीआईजी सतर्कता और अधिष्ठान लखनऊ ही रखा गया है और विजय ढुल को भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी का मुरादाबाद में इनको बनाया गया है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कानून व्यवस्था को और अच्छे से दुरुस्त करने के लिए, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इन सारी चीजों को लेकर तबादले काफी अहम माने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कई अहम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बड़े तबादले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। रवि जोसेफ एडीजी पीटीसी मुरादाबाद बनाए गए हैं और ज्योति नारायण एडीजी ट्रेनिंग जालौन बनाए गए हैं। अशोक कुमार सिंह
को एडीसी यूपी 112 की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर अशोक कुमार सिंह को एडीजी यातायात बनाया गया है। यानी ये बड़े तबादले सभी चीजों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनमोहन कुमार एडीजी अपराध बनाए गए हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में वापस लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम धामी की जीत चंपावत सीट को लेकर विस्तार से बातचीत करें। कई प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद है। वापस अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। नवीन ठाकुर साहब जी, अपनी बात पूरी करिए, क्या कुछ कह रहे थे आप? गरिमा जी, मैंने कहा कि कांग्रेस अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। उनके मुखिया जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, मैं तो केवल सत्ता के लिए चुनाव लड़ता हूँ, उद्देश्य के लिए चुनाव लड़ता हूँ। इस चुनाव में जब मैं मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता तो मैं क्यों चुनाव लड़ूं? उन्होंने हथियार डाल दिए। इस सेना का सेनापति हथियार डाल चुका हो तो सेना का आप अंदाज लगा लीजिए, मनोबल तो पहले ही गिरा हुआ है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए तो मात्र जो है खानापूर्ति वो चुनाव होगा और उसका रिजल्ट आने के बाद पता नहीं चलता। ठीक है ना, नतीजों का इंतजार करना होगा। थपलियाल साहब, माफी आपसे चाहती हूँ कि बड़ी देर में आपको जोड़ना पड़ रहा है, कुछ तकनीकी खामियां थी। थपलियाल साहब, आपने पूरी चर्चा को यहाँ पर सुना है कि किस तरह से सभी पार्टियों का कहना है। क्या लगता है आपको इस बार चंपावत सीट पर क्या कुछ धामी की जीत निश्चित लग रही है आपको? भी नहीं लग रही है, क्योंकि जो नाराजगी, जो क्रोध, जो चिंताएं इस राज्य के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को, और जो तमाम सवाल महंगाई से लेकर जो ज्वलंत मुद्दे हैं इस पहाड़ के, चाहे पर संपत्तियों का बंटवारा हो, तमाम सवालों को इस चुनाव ने 2022 ने धुएं में खो दिया। और इस समय पूरा का पूरा उत्तराखंड आक्रोशित होकर चंपावत में जवाब मांगना चाहता है। लेकिन समस्या जो सबसे बड़ी है, इस समय सबसे कमजोर विपक्ष हमारे आगे खड़ा है। अगर कमजोर विपक्ष के साथ साथ कमजोर सत्ता पक्ष भी कमजोर है, क्योंकि 47 विधायकों के बावजूद जिनको एक ऐसा नेता नहीं मिला जो इस राज्य को संचालित कर पाता, एक अनुभवी नेता नहीं मिला। और हम ये माने कि पुष्कर धामी एक अनुभवी नेता है तो ये केवल मतलब मैं नहीं सोचता कि कोई इसको विश्वास करेगा। और जनता चंपावत की भी ये नहीं सोचेगी कि एक अनुभवी नेता इस राज्य खो न दे। जिस तरह से भुवनचंद खडूरी ने 2007 में चुनाव लड़ा था और वो जनरल टीपीएस रावत जो कांग्रेस के थे, उन्होंने उनके लिए सीट छोड़ी थी, क्योंकि किसी भी भाजपाई ने उस अनुभवी नेता के लिए सीट नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस समय आपने देखा हुआ कि कांग्रेस की बदहाल स्थिति के बावजूद भी वो किसी को ऐसा नहीं कर पाया कि जिसको मनाकर रिजाइन करवाकर उसकी जगह में वो इतने भयभीत हो रखे हैं और एक ऐसे मतलब बिल में घुस रहे हैं जिस बिल में वो अपने को बड़ा सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसा मुख्य विपक्ष है उत्तराखंड में जो इस युद्ध में ताल ठोक सकता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि इनका जो नेतृत्व है वो संदिग्ध है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वो इतनी ईमानदारी के साथ इसमें ताल ठोकेंगे। क्योंकि अगर इसमें ताल ठोक दी जाए ईमानदारी के साथ
तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुष्कर धामी चंपावत से हारेगा। लेकिन उसकी सबसे प्लस पॉइंट यह है कि कांग्रेस की जो स्थिति इस समय है, जो वहां पे मैं ये कह सकता हूं संदिग्ध नेतृत्व जिसमें विश्वास नहीं है, वो बेच भी सकता है, वो सपनी मामा की तरह कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं को लगता है, लेकिन देखना है, अगर कांग्रेस इस उपचुनाव में ईमानदारी से पेश नहीं आएगी तो उत्तराखंड की धरती से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बिल्कुल 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 गिरधर जी बिल्कुल गिरधर जी, आपने सुना यहाँ पर थपलियाल साहब ने बड़ी अहम बातें कही कि देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी बेबाकी के साथ कह रही कि हमारी जीत निश्चित है, तो क्या इसमें वाकई ऐसा है कि कांग्रेस कमजोर है, इसी के चलते ये इतने आश्वस्त हैं कि हाँ चंपावत हमारे लिए बिल्कुल सेफर सीट और हम जीतेंगे? आपको क्या लगता है गिरधर जी? देखिए, अगर खटीमा का से चुनाव लड़ते तब मैं एक बार को थपलियाल जी की बात से सहमत था, क्योंकि वहां से भारतीय जनता पार्टी हारी भी है और पुष्कर सिंह धामी हारे थे। चाहे वो गणित कुछ भी रहा हो, जातिगत गणित रहा हो, कुछ भी रहा हो, चूंकि वो हारे थे इसलिए एक बार को वहां रिस्क था। लेकिन ये सीट तो 2 बार से गहतोड़ी जी जीत रहे हैं। तो एक तो गहतोड़ी जी की जीत अपनी, वो अब अलग नहीं है, उनसे विरोध में नहीं है, उनके साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर। और दूसरा साथ में मुख्यमंत्री का पद, जब एक विधायक जो अभी है, जिसने अभी इस्तीफा दे दिया, लेकिन उसकी आज भी छाप जीते हुए की है, और साथ में मुख्यमंत्री का पद, जब ये दोनों मिलकर जब चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता नहीं कि कोई रिस्क है इसमें, किसी भी तरह का कोई बड़े से बड़ा धुरंधर आ जाए कांग्रेस का, कोई रिस्क इसमें मुझे दिखाई नहीं देता। और इन्हीं सब बातों को, गणित को देखकर भारतीय जनता पार्टी ने ये सीट चुनी। नहीं तो और भी बहुत विधायक कह रहे थे छोड़ने को, इवन कांग्रेस के भी कुछ विधायक कह रहे थे कि अगर मुख्यमंत्री चाहें तो धामी जी, अगर आपको याद हो, धामी जी ने कहा था कि मेरी सीट से लड़ लें। तो ये तक बातें हैं, लेकिन इतनी आश्वस्तता, क्योंकि देखिए गिरधर जी, इतनी आश्वस्तता जो है ये आखिर क्यों बन पा रही है? इसके पहले भी जब चुनाव हुए तो ऐसा नहीं था कि और बहुत से प्रत्याशी हारे थे। पुष्कर सिंह धामी को लोग पहले भी जानते थे कि वो मुख्यमंत्री हैं और अगर जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बनेंगे, इसको लेकर भी लगभग बहुत सारी चीजें लोगों के मन में ये था। तब भी वो अगर हार गए, यानी पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हुए, इस अगर लिहाज से सोचें तो पॉसिबिलिटीज तो कुछ भी हो सकती है ना। देखिए, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। चुनाव में निर्दलीय भी जीत सकता है, कुछ भी असंभव कुछ नहीं है चुनाव में। ऐसा नहीं है कि जो जनता का जो मन बन जाता है कई बार गुस्से में, क्यों, अच्छा मुख्यमंत्री क्यों हारते हैं? अमूमन आपने पहले भी सुना होगा, भुवन चंद खडूरी आ रहे, बिल्कुल आ रहे, कई बार जनता के मन में आ जाता है कि कुख्यात है, हम ये बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, बहुत बड़ा वो है। ये अमूमन आप यूपी में देख रहे, उप मुख्यमंत्री हारे, मौर्य जी हारे वहां, केशव प्रसाद मौर्य। ऐसा नहीं है कि नहीं हार सकते, ये असंभव कुछ नहीं है दुनिया में, बिल्कुल। लेकिन जब एक सीट जीती हुई है, अभी ताजी जीती है, और माहौल बिल्कुल जीतने का वहां पर माहौल है, और अभी गहतोड़ी जी ने अच्छे मार्जिन से 5-6 हजार के वोट के बीच में वो जीते हैं। उसके साथ फिर मुख्यमंत्री को जिताना, अब एमएलए नहीं जिताना। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि अब मुख्यमंत्री को नहीं, अब एमएलए नहीं जिताना, अब तो मुख्यमंत्री बना रहे हैं वो लोग अपने क्षेत्र का। तो कौन होगा, जिस डाली में बैठा है उसी को काटेगा। ठीक है, यानी आपको लगता है कि आसानी से जीत भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ जाएगी। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि चंपावत से धामी की जीत होती है या नहीं, और उपचुनाव में क्या कुछ हाल होता है, कांग्रेस पार्टी किस कैंडिडेट को उतारती है और कितना कड़ा ये मुकाबला होने वाला है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हमारे साथ आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सवाल यही है कि क्या धामी की जीत चंपावत सीट से होगी, और आज हमने इसी को लेकर विस्तार से बातचीत किया। लेकिन आज के हमारे देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में।
तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। अभी तक आपने यही सुना होगा कि किसी इंसान पर मुकदमा चला, फांसी हुई या जेल की सजा दी गई। लेकिन हम आपको कुछ अजब गजब किस्सों से रूबरू कराने जा रहे हैं। केवल इंसानों के ऊपर ही नहीं बल्कि जानवरों के ऊपर भी मुकदमे चल चुके हैं। आपको बता दें कि 1906 में लंदन के हैंडमेन प्रकाशन की एक पुस्तक द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड कैपिटल पनिशमेंट ऑफ एनिमल्स प्रकाशित की गई थी, जिसमें इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख है जिसमें किसी अपराध के लिए जानवरों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा भी सुनाई गई, यहाँ तक कि उन्हें फांसी की सजा भी दी गई। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही घटनाओं के बारे में। 1386 में एक सुअर को फांसी दी गई। उसे ये सजा नवजात शिशु की हत्या करने के आरोप में दी गई। आपको बता दें कि सुअर को अपराधियों की तरह कपड़े पहनाए गए, उसका मुंह मास्क से ढका गया और उसे फांसी की सजा दी गई। 1494 में फ्रांस में सुअर को गिरफ्तार किया गया। उस पर आरोप था कि वो पालने में सो रहे एक नवजात के गले और चेहरे को खा गया। आपको बता दें कि मामला कोर्ट में गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई और उसे फांसी दी गई। 1314 में एक सांड को फांसी की सजा दी गई। सांड को यह सजा एक राहगीर को घायल करने के चलते दी गई। अदालत में मुकदमा चलाया गया और फांसी की सजा भी सुनाई गई। 1474 में एक मुर्गे के अंडे देने के आरोप में स्विट्जरलैंड की कोर्ट में केस चलाया गया। आपको बता दें कि मुर्गे के अंडे देने के अपराध के चलते उसे जिंदा जलाने का मुकदमा दर्ज किया गया और सजा भी दी गई। 16वीं शताब्दी में फ्रांस में जौ के खेत को नष्ट करने के आरोप में चूहों पर केस दर्ज किया गया। वकील ने अपने मुवक्किलों के बचाव में कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि गांव की बिल्लियों के डर से मेरे मुवक्किल अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मजबूत दलील के चलते अदालत ने चूहों को सजा नहीं दी। सितंबर 1916 में अमेरिका राज्य टेनेसी में एक मेरी नामक हाथी को फांसी की सजा सुनाई गई और आपको बता दें कि उस पर सर्कस के ट्रेनर की हत्या करने का आरोप था। इसी आरोप में इस हाथी को फांसी की सजा दी गई। 1713 में ब्राजील में दीमकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। चर्च की संपत्ति नष्ट करने के कारण दीमकों पर यह केस दर्ज किया गया और उन्हें सजा भी सुनाई गई। अमेरिका की एक खास ग्राउंड हॉन्ग जो गिलहरी प्रजाति की जीव है पर अदालत में मुकदमा चला। दरअसल ये ग्राउंड हॉन्ग बसंत के आगमन की खबर देने के लिए मशहूर रही है, लेकिन 2013 में उसका अनुमान गलत साबित हो गया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकारी अफसरों ने इस ग्राउंड हॉन्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। अमेरिका के ओहायो प्रांत में सरकारी महकमे ने इसके खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। आपको बता दें कि पुंगसुटानी फिल नाम की ये गिलहरी बसंत के आने की खबर देने के लिए बेहद मशहूर रही है और जाड़े के आराम फरमाने के बाद 2 फरवरी को पुंगसुटानी फिल अपने घरौंदे से उस वक्त बाहर निकल आई थी जब उसने पाया कि उसकी परछाई दिखाई नहीं दे रही है। ये बसंत के जल्दी आने के बारे में पुंगसुटानी फिल की तरफ से दी गई सूचना थी, लेकिन ओहायो के बटलर काउंटी के अभियोजकों ने इस गिलहरी पर लोगों को जानबूझकर गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि ये गंभीर अपराध है और इसकी सजा होनी चाहिए। बटलर काउंटी के अभियोजक का कहना है कि पुंगसुटानी फिल ने ये जानबूझकर और पूरी तरह से सोच समझकर किया। उसकी इस हरकत की वजह से लोगों को ऐसा लगा कि बसंत जल्दी आएगा। अमेरिका के ओहायो राज्य में अजीबोगरीब मुकदमा चलाया गया। उन्होंने कहा कि गलत भविष्यवाणी एक अपराध है और इससे ओहायो राज्य की शांति और अखंडता भंग होती है। आपको बता दें कि पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के इस छोटे से शहर में हजारों लोग ग्राउंड हॉन्ग डे के दिन फील की भविष्यवाणी देखने आते हैं। स्पेशल डेस्क मधुर दरबारी, के न्यूज़ इंडिया।